नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी दोस्तों को एक खुशखबरी देनी है कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स को टारगेट करके यूपीएससी हिंदी ने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका नाम है आपका यूपी पीसीएस हिंदी 4CS। जैसा ये टेलीग्राम है, बस इसमें यूपीएससी के प्लेस पर यूपी पीसीएस लगा देना है, ठीक है। जो भी दोस्त यूपीएससी हिंदी 4CS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके हैं, अगर वो टेलीग्राम चैनल पर अभी जाते हैं तो वहाँ पर जो है यूपी पीसीएस फॉर हिंदी वाला टेलीग्राम चैनल जो है अवेलेबल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें खास वही चीज़ें पोस्ट की जाएंगी जो कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर के टारगेट करती हैं। तो कल हमने 361 क्वेश्चन किए थे, 362 यानी कि 362वें प्रश्न पर यहाँ पर पड़ाव रोक दिया था। आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बात आती है ई कोर्ट के बारे में। बिना समय गंवाए पहला प्रश्न करते हैं और कल ही की तरह बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को करके आगे चलेंगे और उतना ही समझने की कोशिश करेंगे जितना कि महत्वपूर्ण है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ई कोड प्रोजेक्ट। ई कोड प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। पहला है इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2007। तो बिल्कुल सही है। एक्चुअली है क्या कि 2005 में सरकार ने आईसीटी के प्रयोग को समझाने के लिए एक्ट था उसका सरकार का, जिसके तहत 2007 से ई कोड प्रोजेक्ट के नाम से एक नया जो है इस तरह का योजना शुरू की गई। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह देश में जिला न्यायालयों के लिए चलाई गई एक राष्ट्रव्यापी योजना है। तो बिल्कुल सही है। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे, ठीक है, उन्हीं के लिए वहाँ के कर्मचारियों को थोड़ा सा कंप्यूटर ज्ञान समझाने के लिए कुछ न्यायालयों के जो डिसीजंस थे उसको अपलोड किया गया सिस्टम पर और फिर उन्हें धीरे धीरे जो है ट्रेनिंग दी गई। तो पहला चरण जो चला वो चला आपका 2007 से लेकर के 2015 तक और 2015 से दूसरा चरण इसका चल रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ई कोड प्रोजेक्ट को लेकर के। तो नाम याद रखेंगे, यहाँ पर बात है ई कोड प्रोजेक्ट को लेकर के। अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं कि आईसीटी के प्रयोग को आप दिखाइए कि किस तरह से जो है सिस्टम में भी आईसीटी का प्रयोग या अनुप्रयोग होता है, तो आप दिखा सकते हो कि सरकार ने बहुत पहले टाइम से, जैसे डाकघरों में यूज़ किया, बैंकिंग में यूज़ किया, उसी तरीके से कोर्ट यानी कि आपके जुडिशरी में भी इसी तरह से यूज़ किया। अभी आप अगर लोकसभा देखते होगे तो लोकसभा भी जो है वो पेपरलेस हो गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग आईसीटी का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो पेपर है उसे भी बचा रहे हैं, चूँकि वो ट्रीज से बनते हैं। चलिए, यहाँ पर सी है इसका आंसर। एक बारी मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग के साथ में पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, द ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट देश में जिला न्यायालयों के लिए चलाई गई एक राष्ट्रव्यापी योजना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए चलाई गई एक राष्ट्रव्यापी योजना है। उसके साथ में कह रहा है कि इस योजना में आर्थिक सहायता और इसकी निगरानी का केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी न्याय मंत्रालय, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय है, वो इसकी निगरानी करता है। मैंने बताया कि ये कार्य योजना जो है 2005 में स्टार्ट हुई, जिसका नाम था नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईसीटी। कुल मिलाकर के एक राष्ट्रव्यापी योजना बनी जिसमें आईसीटी यानी कि कंप्यूटर के उपयोग को या अनुप्रयोग को बताना था किसको, जो भी आपकी जिला न्यायालय थे उन लोगों को। इसमें क्या क्या चीज़ें प्रस्तावित थी, तो ई कोड प्रोजेक्ट में प्रस्तावित प्रावधानों के तहत प्रभावी और समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं दी जाती थी। मतलब जो भी सिविल सोसाइटी है या भी जो भी सिविलियन है उनको फोकस करके जो है सारी सुविधाएं दी जाती थी। उसके बाद इसमें समर्थन प्रणाली का विकसित और स्थापित करना एक लक्ष्य था। जो भी न्यायिक प्रक्रिया थी, जो भी जुडिशरी सिस्टम है, उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जब भी ट्रांसपेरेंट पॉइंट आता है तो ये हम लोग कहीं भी ऐसी जगह लागू कर सकते हैं जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, अमूमन सब में, ठीक है। तो इसको पारदर्शी बनाना जो है एक बड़ा लक्ष्य था। उसके बाद सूचना प्राप्ति को और अधिक सुगम बनाना है कि अगर कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है उसको और अधिक सुगम बना देंगे कि जितने भी डिसीजंस है उसको जो है अपलोड कर देंगे, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से सूचनाएं या डिसीजंस देख सकता है। इसके साथ में बता रहा है कि इस योजना का पहला चरण 2007 से 15 तक जो मैंने बताया कि चला, और दूसरा चरण जो है 4 अगस्त 2015 से लागू है। दूसरे चरण में ई कमेटी, न्याय विभाग, भारत सरकार, एनआईसी, वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इतनी न्यूज़ थी ई कोर्ट के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है कि निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF की स्थापना कब की गई। तो ये है वर्ष 2016। तो वर्ष 2016 में जो आपका कंपनी एक्ट था 2013 का, उसकी धारा 125 के अंतर्गत इसका किया गया। तो बस इतनी ही बात है, बस IEPF याद रखना है, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा
कोष की स्थापना कब की गई? 2016 में की गई। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत इसको स्थापित किया गया। अगला प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि टीचर्स डे और इस तरह की चीज़ें तो लोगों को याद रहती हैं, लेकिन शिक्षा दिवस जब आता है तो वो चीज़ें याद नहीं रहती। यहाँ पर मैं 3 प्रश्न इसके अतिरिक्त पूछूंगा। सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 ऑफ जैन, यानी कि 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे ऑफ एजुकेशन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपके लिए 3 प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा हूँ। पहला आपको बताना है वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है, टाइगर डे, और तीसरा आपको बताना है वर्ल्ड, या इसको जो है इंटरनेशनल कर लीजिए, इंटरनेशनल फूड डे, ठीक है। तो टोटल मैंने 3 प्रश्न दिए कि वर्ल्ड टॉयलेट डे आपको बताना है, इंटरनेशनल टाइगर डे बताना है और इंटरनेशनल फूड डे बताना है। अगर स्पोर्ट्स डे किसी को याद है तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें टाइगर डे और टॉयलेट डे मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए देख लेते हैं कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। और ये सबसे पहली बार जो इसका प्रस्ताव था यूनाइटेड नेशन महासभा यानी कि ऊंगा जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 3 दिसंबर 2028 को पारित किया गया। इसके बाद शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो भी पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए यूएन महासभा ने प्रत्येक 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया, ठीक है। कितने देशों के द्वारा ये सारी चीज़ें लिखने का कोई औचित्य भी नहीं होता और ना ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा औचित्य होता है। वो बस बच्चों को बताने के लिए कहानियाँ या पूरी स्टोरी जानने की ज़रूरत होती है, इसलिए बता दिया जाता है कि कितने देशों ने किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो देखिए ऐसा है कि झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, और स्पेशली झारखंड से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो बस एक बार आंसर कर देता हूँ कि इसको शामिल किया गया है आपके 2021 में, ठीक है। तो 2021 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि झारखंड एग्रीकल्चर लोन वेवर स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय इन द ईयर ऑफ 2021। एक बार देख लीजिए कि इसका उद्देश्य झारखंड के अल्प अवधि में ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत प्रदान करना है। 1 फरवरी 2021 को शुरू की गई ये योजना, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लोड नहीं लेंगे इस प्रश्न का। अगला 19वें एशियाई खेल 2022 प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई थी। तो इस प्रश्न के साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ कि 2022 वाला दिया है, मैं आपको डेटा दूंगा 2023 वाला भी, ठीक है। तो निश्चिंत बैठे रहिए, जो भी डेटा इधर उधर होता है वो सब मैं देने के लिए यहाँ पर आपके लिए उपस्थित हूँ। आपको बस क्या करना है कि अटेंटिवली सुनना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें कुछ गड़बड़ी, ये 20वां का डेटा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये बता रहा था मैं कि जो कंपटीशन है ये कहाँ पर हुआ, तो कंपटीशन हुआ आपका चाइना में। तो याद रखेंगे 19वां एशियाई खेल कहाँ हुआ, तो चाइना में हुआ। किस वर्ष हुआ, तो लास्ट ईयर 2022 में हुआ। और आपको पता है कि प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है, तो 2026 में कहाँ होने वाला है ये डेटा मैं आपको दूंगा। चौथा होगा तो 20th होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एट विच प्लेस 20th एशियन गेम्स विल टेक प्लेस। तो ईयर बताना है तो वो होगा 2026, जो मैंने आपको बता दिया। और कंट्री अगर बताना है तो हो जाएगा जापान, ठीक है। व्याख्या में कहता है कि एशियाई खेल एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। एशियाज द बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम इज एशियन गेम्स, और ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार किया जाता है, हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। इसका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद दैट इज OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा किया जाता है। 19th जो हुआ था वो आपका सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023 के मध्य गुआंगझू चीन में हुआ, ठीक है। मूल रूप से 2022 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए 1 साल के लिए स्थगित था, तो अभी लास्ट ईयर वो हो रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दिया कि 20वां एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होगा, तो 20वां होगा आपका जापान में। आपको एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बताना है, इतना बढ़िया GS का क्वेश्चन कि जान जाओ एकदम मजा आ जाएगा। चलो मैपिंग का प्रश्न है, आपको बताना है कि जो जापान है, ठीक है ना, वो टोटल कितने द्वीपों पर बसा है, ठीक है ना। 4 द्वीप का ही नाम बताना है आपको जिन पर वो एग्जैक्टली बसा हुआ है, और इसको आप लोग क्या करिए, वेस्ट टू ईस्ट बताइए मुझे, तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। जापान के 4 द्वीपों का नाम बताओ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। सर्च करोगे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जब भी आता है दांत खट्टे कर देता है, और इस तरह के प्रश्न RO जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई किस वर्ष हुई, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2018 में। तो 2018 वॉज द ईयर व्हेन खेलो इंडिया
यूथ गेम्स हैड स्टार्टेड। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पहले ये खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं था दोस्तों, पहले ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ करता था और फिर उसका नाम बदल दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से। क्या रीज़न क्या था इसको स्टार्ट करने का? रीज़न ये था दोस्तों कि जो भी हमारे स्कूल लेवल पर जो गेम्स होते हैं उसमें जो अच्छे प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी हैं, हम लोग बिल्कुल रूट लेवल से, मतलब कि एकदम निचले स्तर से अच्छे खिलाड़ियों को ऊपर लेकर के आए, उनको वेल ट्रेंड करें, ठीक है। और आगामी ओलंपिक्स के लिए या बड़े गेम्स के लिए, जैसे आपके एशियन गेम्स है, उसके लिए हम लोग उन लोगों को तैयार करें। तो याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब से स्टार्ट हुआ? तो 2018 वॉज द ईयर जब से ये स्टार्ट हुआ। एक बार ही देख लेते हैं कि 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि इसका उद्देश्य क्या था कि स्थानीय स्तर पर जो भी लोकल लेवल है वहाँ पर खेल प्रतिभाओं को ढूंढना, टू सर्च द रियल स्पोर्ट्स टैलेंट एट द ग्रॉस रूट लेवल, ठीक है, और उन्हें तैयार करना और फिर प्रिपेयर करना, जैसे मैंने बताया कि बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए। आ जाइए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, वर्ष 2024 को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया है? तो एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में कि 2014 वॉज डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। तो ये याद रख लीजिए पहले तो, ठीक है, कि कैमलिड्स ईयर घोषित किया गया 2024 को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अब ये बताना है आपको। तो इस तरह के काम अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन ये घोषित करने वाले काम करता है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स या कैमलिड्स ईयर मतलब कैमल से रिलेटेड है, थोड़ा सा ऊंट वर्ष एक तरह से समझ सकते हैं। अगर बहुत विशुद्ध हिंदी लिख देता है यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में, तो कैमलिड्स की जगह पर अगर ऊंट मिलता है तो उसको करेक्ट मार के आप लोग आइएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ कि 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में नामित किया गया है। यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा मतलब इकोसिस्टम प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जैव विविधता का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना यानी कि इंश्योर द फूड सेफ्टी, और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ऊँटों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जनता और नीति निर्माता की जागरूकता को बढ़ाता है। मतलब दिस कैमलिड्स ईयर जस्ट अवेयर ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ द कैमल्स विथ दैट क्लाइमेट, ठीक है। तो इसके बारे में जो है ये बताता है कैमलिड्स ईयर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ टूटी फूटी इंग्लिश का यूज़ भी करना चाहता हूँ, अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो एडजस्ट करके, अगर समझ में आ रहा हो यार तो थोड़ा सा उसमें एडजस्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश मैं करता रहता हूँ। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय बहरूपिया महोत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि जब टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न पूछता है तो काफ़ी ये जो है ट्रिकी हो जाता है एग्जामिनेशन में, कि इस तरह के प्रश्न अगर आएँ तो फिर दिमाग जो है घुमा देते हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ पर प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। राष्ट्रीय बहरूपिया महोत्सव निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ नेशनल मॉस्करेड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली, ठीक है। तो ये जो बहरूपिया महोत्सव है 2018 में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय बहरूपिया महोत्सव 2018 में सेलिब्रेट किया गया था। ये आयोजन 5 अक्टूबर से 2 अक्टूबर, डेट तो एग्जैक्टली नहीं, बस अक्टूबर 2018 याद रख सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, ऐसा करके कुछ है, इसके द्वारा आयोजित किया गया था। बहरूपिया पर रूपधारी हैं, मतलब जैसे कि उसमें क्या क्या बने थे, शबरी बन गए, रावण बन गए, राम बन गए, तो बहरूपिया महोत्सव था एक तरह का। जैसे हेलोवीन होता है ना, हेलोवीन का नाम सुना होगा कि बाहर विदेशों में खासकर USA में हेलोवीन बन के जाना रहता है, कुछ भूत प्रेत बन के जाना रहता है। तो हम लोग क्या वहाँ उस तरह से थोड़ा सा ऐसे जो हमारे ग्रंथ वंथ होते थे, पुराण वेद, इस तरह की चीज़ों के थोड़ा सा रूप लेकर के लोग जाते थे। अधिकतर पूरे भारत के गाँवों और बाज़ारों में प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। मतलब जो बहरूपिया होते हैं वो जाने जाते हैं। कब मनाया गया? 2018 में राष्ट्रीय बहरूपिया महोत्सव मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? तो जो इंदिरा गांधी नेशनल ICA था ना, तो नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट आता है कि जागेश्वर धाम उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि जागेश्वर धाम आखिर में फेमस क्यों है। जो लोग गए होंगे उन्हें थोड़ा सा आइडिया होगा, जागेश्वर धाम जो लोग गए होंगे, यहाँ पर लगभग 100 मंदिरों से ज़्यादा रॉक कट मंदिर जो है, या आप इसको कह सकते हो रॉक कट मत बोलो, बेसिकली स्टोन टेम्पल बोल दो, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूं मैं सुंदर सुंदर, क्योंकि यही आपको मिलता है। एक सेकंड, यहां पर
100 स्टोन टेम्पल से ज़्यादा डेडिकेटेड टेम्पल हैं किसको? लॉर्ड शिव को। ठीक है, थोड़ा सा पहले बाद में लिखने में गड़बड़ी हो गई, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये है आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ऑप्शन भी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, जागेश्वर धाम जो है कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन न्यूज़ में था इसलिए कवर करा दिया गया। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी दोस्त यूके पीसीएस देने जा रहे हैं, शायद जुलाई में है, तो वो भी ये क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार देख लीजिए कि अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, हिंदू तीर्थ स्थल है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रतिबंधित किया गया है इसको। ठीक है, आ जाइए। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में कुछ यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इसे वित्तीय मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। दूसरा स्टेटमेंट है, मैं अभी करेक्ट इनकरेक्ट सब बता दूंगा। ठीक है, सर्वेक्षण में आगामी 12 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की समीक्षा की जाती है। द सर्वे रिव्यूज डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द कमिंग 12 मंथ्स। और तीसरा कह रहा है 1964 में इसे बजट से अलग कर दिया गया था। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बजट इन 1964। तो 3 स्टेटमेंट है, बता रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछता है आपसे। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट इसलिए पढ़ता हूं दोस्तों कि एक बारी पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया जाता है, बहुत तवाया नहीं जाता है कि प्रश्न देखिए हाँ ये वाला आ रहा है करेक्ट कर दिए। ढंग से प्रश्न पढ़ लीजिए पूरा, एक 25-30 सेकंड जितने भी आपको लगते हैं प्रश्न पढ़ने में, उसके बाद फिर प्रश्न को सॉल्व करिए। तो देखिए कह रहा है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। तो यहीं पर ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है उनके देख रेख में या उनके गाइडेंस में आप कह सकते हैं कौन बनाता है, तो जो आपका इकोनॉमिक अफेयर्स एक डिपार्टमेंट होता है आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, वही जो है इसको बनाता है। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरा कि द सर्वे, मतलब आगामी 12 महीनों में विकास की समीक्षा नहीं करता है। ये क्या करता है, ये पिछली रिपोर्ट देता है। मतलब जो भी आपका पिछली रिपोर्ट आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, वो क्या बताता है कि लास्ट ईयर कैसा बीता, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बजट इन 1964, तो ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली हुआ क्या, 1951 से स्टार्ट हुआ और ये आता है आपका 1964 तक, तब तक ये पेश होता था बजट के साथ। उसके बाद 1964 से इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि ए करेक्ट है, तो वो मैंने बता दिया आपको कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो कि वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, पारंपरिक रूप से केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश की जाती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि जो भी आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनके द्वारा निर्देशित होती है, यानी कि उनके द्वारा डायरेक्टेड होती है, उनके गाइडेंस में आती है। इसे आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा, यानी कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो होता है या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसके द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है। फिर कहता है कि ये सर्वेक्षण जो है बीते वर्ष के भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की व्यापक समीक्षा करता है। मतलब जो भी आपका लास्ट ईयर रहता है उसकी व्यापक समीक्षा ये पेश करता है। ठीक है, उसके बारे में बताता है कि वो वर्ष कैसा बीता। ठीक है, इसकी शुरुआत 50-51 में हुई थी। ठीक है, मैंने 51-52 बताया, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। 1950-51 में इसकी शुरुआत हुई थी आपके इकोनॉमिक्स जो सर्वेक्षण है, ठीक है ना, सर्वे की, और 1964 तक ये साथ में पेश होता रहा। 1964 में साथ में पेश होता रहा और उसके बाद फिर जो है ये बजट से अलग कर दिया गया। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जो दोस्त अभी अभी देखना स्टार्ट किए उन्हें एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस ये टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी का, और इसके साथ साथ एक यूपीएससी हिंदी डेली क्विज करके एक और चैनल है जिस पर लगभग 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं जो कि यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम या यूपी पीसीएस जो आयोग है उसके द्वारा कंडक्ट कराए गए आरओ के पेपर से या प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही प्रश्न लिए जाते हैं मुख्यतः। उसके अलावा बहुत सारे पेड कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए बैच चलता है, एक सृजन बैच चलता है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो भी आंसर राइटिंग का है। ध्रुव बैच चलता है, वो आपका एक कंप्लीट 500+ क्वेश्चंस मेंस के सॉल्यूशन है उसका। एनसीईआरटीज़ बैच हैं कि एनसीईआरटी अगर आप लोग खुद से पढ़ लिए हो तो ठीक, अगर समस्या आ रही है तो एनसीईआरटी बैच भी चलता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बैचेस चलते हैं। उसके अलावा एक डेडिकेटेड चैनल अभी पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए जो है
ओपन किया गया है, जो कि टेलीग्राम चैनल है यूपीपीसीएस हिंदी 4CS। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका ये देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है दोस्तों सी बॉट को लेकर के है। ठीक है, याद रखेंगे इस तरह की चीज़ें, याद रखा करिए। जो भी टिपिकल नेम हो ना, थोड़े से डिफरेंट नेम हो, उन्हें जरूर याद रखा करिए। जैसे मान लीजिए कि राम, श्याम, राधा, मोहन, ठीक है, और उसी में कोई व्यक्ति आ गया जिसका नाम है धनुर्धारी, या मतलब कुछ भी ऐसा विशेष नाम, व्यभिचारी, कुछ भी, ठीक है सॉरी। तो अगर इस तरह का कुछ आ जाए विशेष नाम, तो क्या होता है, तुरंत से याद हो जाता है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों में ही किसी का नाम कुछ अजीब होगा तो वो तुरंत याद हो जाता है। तो इसीलिए सी बॉट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सी बॉट, जैसे बॉट होता है ना, आप टेलीग्राम यूज़ करते होंगे तो उसमें ऑटोमेटिक चीज़ें बॉट के थ्रू चलती हैं। ठीक है, तो सी बॉट क्या है, जो कि अभी न्यूज़ में रहा लास्ट ईयर, तो ये है एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, पानी के नीचे का स्वायत्त वाहन है। ठीक है, कुल मिलाकर के ऑटोमेटिक एक वाहन है या बोट है जो कि पानी के अंदर चलता है। ठीक है, और ये जो वाहन है एक तरह से इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैरीटाइम लर्निंग एजेंसी दैट यूजेस cutting edge technology to train and upskill workforce in safe operations for automated and remote operated vessel। ठीक है, तो ये आपका सी बॉट कहलाएगा, मतलब कि पानी के अंदर चलने वाला एक ऐसा वाहन जो ऑटोमेटिकली चलता है। ठीक है, कुल मिलाकर के सी बॉट वही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सी बॉट को कोरल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल भी कह रहे हैं। ठीक है, एक अत्याधुनिक रोबोट है, यानी कि एडवांस्ड रोबोट है, जिसे मूंगा चट्टानों की लंबे समय तक निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब पानी के अंदर में वो क्या करेगा, ये निगरानी करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा किसकी, मूंगा चट्टानों की, यानी कि कोरल्स की। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरल्स, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, ऑटोमेटेड है, खराब भी नहीं होगा, बैटरी वैटरी लगाए होंगे, उन्नत निगरानी क्षमताओं के साथ, मतलब बहुत इसकी अच्छी स्किल है ये ऑब्जर्वेशन के सेक्टर में। हिंद महासागर में लगभग 200 मीटर तक की गहराई तक ये जा सकता है और कोरल्स का पता लगाएगा। इस मिशन में नेविगेशन चैनल की मैपिंग और हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज के लिए बाथ मीट्री अध्ययन का ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये जान जाओ कि ऑब्जर्वेशन करेगा कोरल्स का, लंबे समय के लिए कर सकता है। ठीक है, तो सी बॉट का यूज़ कर रहा है। चलिए, अच्छा, ये सारी चीज़ें दिमाग में फिट करके रखनी है। जब भी मेंस आंसर राइटिंग कभी करनी है, तो अगर कुछ महासागर के बारे में कोई परियोजना बतानी है कि नीचे कोरल्स हैं, ये है, वो है, नष्ट हो रहे हैं, पाइपलाइन जा रही है, तो आप कहोगे कि इंडिया ने एक सी बॉट छोड़ा है जो कम से कम 200 मीटर नीचे तक जाके ये बता देगा कि कोरल की प्रेजेंस है कि नहीं है। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन एक करता है। तो इस तरह के सी बॉट्स और लगाए जाने चाहिए जब भी कोई पाइपलाइन ऐसी जाए या कोई वेसल ऑयल स्पिल हो रहा है, तो ये भी बताए कि उस क्षेत्र में है। तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर आए कि ऑयल जो है वहाँ से निकाला जाए, ऑयल स्किमर्स आएँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो खा लेते हैं ऑयल को, मतलब ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए 373 प्रश्न पर 373वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर 2-3 चीज़ दी हुई है। प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ तरक्की एंड विकास। इंक्लूजन, दैट इज़ समावेश। इंक्लूजन मतलब होता है कि सबको ले करके चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ऊपर ऊपर का केवल तो नहीं देख रहे हो, अंदर से भी छोटे जो सीमांत लोग हैं उनको भी लेकर के चल रहे हो ना, यही इंक्लूजन होता है। फिर कह रहा है कि इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अंतर पीढ़ीगत समानता और स्थिरता। कह रहा है कि समावेशी विकास सूचकांक, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन पिलर्स हैं निम्न में से। ठीक है, तो कह रहा है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इंक्लूजन एंड इंटरजनरेशनल, ठीक है, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए सीधी सी बात है कि जो आपका IDI होता है, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स को मैं IDI बोल रहा हूँ। जो IDI होता है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, देखी जाती है। तो ठीक है, ग्रोथ को प्रोग्रेस लिखा हुआ है तो ऑलमोस्ट करेक्ट है। फिर कह रहा है इंक्लूजन, बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम ही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इंक्लूजन तो होगा ही होगा, डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। उसके साथ में और क्या होता है, तो इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी होता है। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये तीनों पिलर्स होते हैं किसके, IDI के। तो IDI के बेसिकली 3 पिलर्स हैं, उन्हीं को दिया हुआ है, तो आंसर करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, चलिए व्याख्या के बारे में ये कह रहा है कि 2017 में आर्थिक प्रगति के भविष्य को आकार देने के लिए विश्व आर्थिक मंच प्रणाली पहल द्वारा, यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा शुरू किया गया था ये समावेशी विकास सूचकांक, जिसको IDI कहते हैं। तो ये इतना याद रखिएगा कि IDI नाम है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स नाम है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो WEF द्वारा स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया, तो 2017 में स्टार्ट किया गया। 3 पॉइंट आपको मिल गए। कितने पिलर्स हैं, तो 3 पिलर्स पर वर्क करता है।
ठीक है ना। कौन कौन से पिलर्स हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। एक तो आपका डेवलपमेंट, क्योंकि आईडीआई में डेवलपमेंट आता है तो डेवलपमेंट है, और आपका उसके साथ में प्रोग्रेस लिख लो या फिर ग्रोथ लिख लो, कुछ भी। दूसरा है इंक्लूजन, तो इंक्लूसिव इसके नाम में आता है तो इंक्लूसिव है, ठीक है। और तीसरा है इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी, किस तरह की, इंटरजेनरेशनल टाइप की। तो ये तीनों पॉइंट जो है इसमें आता है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं हिंदी में, कि वृद्धि और विकास को देखता है, समावेशन को देखता है, और अंतर पीढ़ीगत समानता और स्थिरता को देखता है, ठीक है। इस पहल का लक्ष्य था कि सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ाया जाए, यानी कि एक तरह से पीपीपी टाइप के चीज़ें की जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है वही चीज़ें कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी के सहयोग को बढ़ा दो, विचार नेतृत्व में कुछ काम कर दो, और विश्लेषण और रणनीतिक संवाद यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कुछ कर लीजिए। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि कई बार इंग्लिश वालों को ये लगता होगा कि हिंदी में बोल रहे हैं या बार बार इंग्लिश में बोल रहे हैं, या हिंदी वालों को लगता होगा अब इस चीज़ को इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो देखो यार, केवल अपने बारे में सोचना एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो किसी ने मुझे कह दिया बकैती बहुत करते हैं, तो यार देखो, एक तो जबान संभाल के नहीं बोलते लोग, तो तुम कर लो ना, किसने रोका। तो चलिए वो सब बातें छोड़िए, सॉरी। सिंपल सी बात है कि देखिए, ऐसा है कि किसी एक को लेकर के नहीं चला जा सकता कि केवल हिंदी वालों को लेकर के चल रहे हैं, केवल इंग्लिश वालों को कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, या केवल इंग्लिश वालों को लेकर के चल रहे हैं, हिंदी वालों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि अरे सिलेक्शन कहाँ होना है। किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, जो भी एक परसिवरेंस के साथ लगातार मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। 1 साल लेट हो सकता है, 2 साल लेट हो सकता है, 4 साल लेट हो सकता है, बट अगर वो लगा हुआ है तो सिलेक्शन होगा ही होगा। और एक बात और बता रहा हूँ कि सिलेक्शन चाहे 21 की एज में हो या 30 की एज में हो, ध्यान दीजिएगा इस बात को, सिलेक्शन चाहे 21 में हो या 30 में हो, जिस दिन सिलेक्शन होता है बैकलॉग्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कि आपने 4 साल तैयारी की या 5 साल तैयारी की, ये नहीं कोई पूछने आता, पूछता ये है कि अभी वर्तमान में आप किस पद पर कार्यरत है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि हिम तेंदुए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हिम तेंदुआ का मतलब क्या होता है? स्नो लेपर्ड, सफ़ेद सफ़ेद कलर के होते हैं, नाम होता है हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड। पहला डेटा देता है इसमें स्नो लेपर्ड के बारे में कि नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक लद्दाख में है। तो पहला पॉइंट ये दिया कि हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? लद्दाख में है, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। कुल मिला करके मुझे जहाँ तक याद आता है कि 450 प्लस जो है स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ये भी बता दे रहा हूँ कि कहाँ पाए जाते हैं। तो हेमिश नेशनल पार्क है, हेमिश है, हेमिश नेशनल पार्क, एनपी मतलब नेशनल पार्क, यहाँ पर पाए जाते हैं आपके जो है हिम तेंदुए या स्नो लेपर्ड। उनको देखने की सबसे अच्छी जगह है। इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN लिस्ट। तो इसमें जो है सुभेद्य है, वल्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। IUCN की रेड लिस्ट में ये क्या है? सुभेद्य या वल्नरेबल श्रेणी में आता है स्नो लेपर्ड, सफ़ेद वाला लेपर्ड जो होता है, ठीक है, तेंदुआ। अगला है कि द रेंज ऑफ स्नो लेपर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालयाज टू मंगोलिया एंड रशिया। तो सही बात है, आप देखोगे मंगोलिया तो वहाँ भी ठंडा पड़ता है और रशिया तो वहाँ भी ठंड पड़ती है। तो ये इसका रेंज जो है बहुत ज़्यादा है कि यहाँ हिमालय से स्टार्ट होता है, आपके हिमालय से स्टार्ट होता है, ऊपर की ओर जाता है मंगोलिया के पास और मंगोलिया से फिर जाता है रशिया में। तो काफ़ी एक लंबा जो है स्पैन है इनके रहने का। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है आपके स्नो लेपर्ड के बारे में, ठीक है। एक बार फोटो आप लोग जरूर देख लीजिए, अभी मैं यहाँ पर फोटो नहीं लाया हूँ। तो उसमें कहता है कि हिम तेंदुए की आबादी का अनुमान जो है गहन डेटा विश्लेषण पर आधारित है, ठीक है। जो लद्दाख में 477, देखिए ये मैं बता रहा था कि लद्दाख में आपका 477 है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। फिर है आपका उत्तराखंड में 124 है उत्तराखंड में, फिर है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये याद करना जरूरी है जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तराखंड में है, फिर हिमाचल प्रदेश में है, देन आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, देन कम्स सिक्किम एंड देन जम्मू कश्मीर। तो देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लद्दाख की जगह पर जम्मू कश्मीर दिया है तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एग्जामिनेशन में अक्सर ऐसी ही पॉइंट्स दिए जाते हैं जो आपकी दिमाग को क्या करें, बिल्कुल से हिला दें। सपोज करो कि आपने ये डेटा नहीं पढ़ा है, आपको ये पता है कि लद्दाख में मैक्सिमम है। अब जम्मू कश्मीर वाला जब डेटा देखोगे ना कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, तो आपको लगेगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो पहले तो एक ही स्टेट था, हाँ होना चाहिए कि इधर से चलते चलते इधर आ गया, इधर भी तो ठंडा रहता है। अरे नहीं भाई, इधर आ जाएगा तो उधर वाले गोली मार देंगे POK वाले, ऐसे सोचो, कुछ अलग सोच लो। लेकिन बस ये डेटा याद होना चाहिए कि ठीक है लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, फिर UK में है और फिर हिमाचल प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश और बहुत सारे स्टेट आते हैं।
केवल 9 की संख्या में जम्मू कश्मीर में है और उससे ऊपर आता है सिक्किम। तो ऐसे याद करना है इस चीज़ को, ठीक है। बाकी पॉइंट तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं। तो अफगानिस्तान, भूटान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब हर जगह पाया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी एक वास्ट बेल्ट है इनके पाए जाने की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इनसैट 3DS, ठीक है। तो इस उपग्रह के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनसैट 3DS इसरो द्वारा विकसित एक दूर संचार उपग्रह है, ठीक है। तो ये दूर संचार तो नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये आपका मौसम पूर्वानुमान करता है। तो ये जो है आपकी सैटेलाइट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ज़्यादा रिलेटेड है, भारतीय मौसम विज्ञान उपग्रह है। तो ये आपका वो नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन उपग्रह नहीं है, ठीक। फिर कहता है यह उपग्रह मौजूदा इनसैट 3D और DR उपग्रहों का प्रतिस्थापन है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है कि ये सैटेलाइट जो है, जो पहले से सैटेलाइट पड़ी हुई है इनसैट 3D और 3DR सैटेलाइट, उसका एक तरह से रिप्लेसमेंट समझ लीजिए, ठीक है। और तीसरा है भार को लेकर के। तो भार तो अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो जान जाओ यार, फिर तो गलती होना अवश्यम भी है। लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने की। जैसे कभी भी भार जब बनाओगे ना, तो कोई तौल के तो बना रही, चीनी तो देने नहीं जा रहे हो कि भाई 3 किलो चीनी चाहिए तो एक भी दाना गया तो बनिया निकाल रहा है। सॉरी फॉर सेइंग बनिया, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो दे रहा है वो बनिया, अरे यार वो निकाल रहा है, ठीक है। बनिया लोग यार आहत मत हो ना, मतलब बस ऐसे ही बोल दिया हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि 3000 किलो। तो मान लीजिए कि सैटेलाइट आपकी बन रही है, कोई भी सैटेलाइट, जैसे इसकी फ़ोटो देख लेना आप लोग जा करके, ठीक है। तो मान लो ऐसे ऐसे विंग्स हो और ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लो ये सैटेलाइट बनी, तो इसका वेट कितना है, इसके ऊपर रैप किया इसका वेट कितना है, इसके अंदर लगने वाले मटेरियल का वेट कितना है, तो उसका वेट तो अपना सेल्फ होगा ना। ऐसा थोड़े होगा कि वैसे उसमें टारगेट ये रहता है कि भाई 3 टन से नीचे रखना, ठीक। ऐसा थोड़े होता है कि नहीं ठीक 2575 किलो का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो अब इसमें 3000 दे दिया तो दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि इन अ रेयर केस इट वुड बी 3000, बट इफ इट्स अ जनरल केस इट कैन नॉट बी 3000 एग्जैक्टली, ओके। तो ये 3000 नहीं होना चाहिए, बस एक ट्रिक बता रहा हूं। तो उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा और केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? दूसरा वाला। देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा है, कितने सही हैं पूछा है हाउ मेनी, ये नहीं पूछा है विच, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान रखना, ये हाउ मेनी और विच में मत गलती करके आना कि वो कितने और कौन से में गलती करके आ गए, फिर तो जान जो लीला समाप्त हो जानी है। चलो आ जाओ। तो मौसम विज्ञान उपग्रह मैंने आपको बता दिया, इनसैट 3DS नाम है उसका। इनसैट 3DS को इनसैट प्रणाली क्षमताओं को मौजूदा जो इनसैट 3D और 3DR है उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनसैट 3DS का सही उत्थापन द्रव्यमान जो है 2275 किलोग्राम है, ओके। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंकटाड से रिलेटेड। क्या है प्रश्न? तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं कि अंकटाड का मुख्यालय, अंकटाड मैं इसको पढ़ रहा हूँ UNCTAD को, अंकटाड का मुख्यालय वियना में स्थित है, ठीक है। तो अगर जिन दोस्तों को पता होगा उन्हें आइडिया लग गया होगा कि नहीं वियना में नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। कहाँ है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की एक सिटी है, वो आपको बताना है कि कहाँ पे है, ठीक। अगला है कि इसके द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट, दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, फिर आता है अल्प विकसित देशों पर रिपोर्ट यानी कि जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पर रिपोर्ट ये जारी करता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट ये जारी करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा कहता है कि अंकटाड आर्थिक और व्यापार विश्लेषण करता है, सर्वसम्मति निर्माण की सुविधा प्रदान करता है और समावेशी और सतत विकास के लिए व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। तो देखिए क्या क्या प्रदान कर रहा है कि अंकटाड कंडक्ट्स इकोनॉमिक एंड ट्रेड एनालिसिस, तो बिल्कुल करता है ये। फैसिलिटेट्स कंसेंसस बिल्डिंग एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंट टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन यूजिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट। सॉरी, तो मैंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा टिपिकल या बहुत एक तरह से एक्सप्लिसिट टाइप का लिखा हो, ठीक है, इम्प्लिसिट, सॉरी, बहुत मतलब कंफ्यूजिंग ना लिखा हो, स्ट्रेट लिखा हो और ज़्यादा लिखा हो, मतलब कि सार संदर्भ रहित लिखा हो, ऐसा तो ऑलमोस्ट करेक्ट होता है स्टेटमेंट, ऐसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो 376 का दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है बी। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अंकटाड आया 1964 में
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित हुआ और विश्व स्तर पर व्यापार और विकास को संबोधित करने वाली एक अग्रणी संस्था बनी। यानी कि जो भी ट्रेड एंड डेवलपमेंट है उसको क्या करती है, आपका संबोधित करती है, यानी कि लीड करती है एक तरह से, ठीक है। फिर मुख्यालय के बारे में मैंने बताया, तो मैंने स्विट्जरलैंड बताया था, पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिख ही दिया है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अंकटाड क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय हितधारक के साथ जुड़ने के अपने प्रयास को प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिए ये प्रतिबद्ध है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था क्योंकि उसमें कुछ और दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, वियना दिया हुआ था आई थिंक, ठीक है। अगला स्टेटमेंट इसमें दे रहा है कि ठीक है ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और क्या क्या पब्लिश करते हैं, तो उसके साथ में आपका पब्लिश करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कंसेंसस बिल्डिंग को, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज इन यूजिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इत्यादि चीज़ें करते हैं। रिपोर्ट मैंने एक दिन कहा था, जैसे अंकटाड जितनी रिपोर्ट्स जारी करता है, मैंने एक दिन कहा कि क्या करिए कि आप लोग सीधा सर्च करिए रिपोर्ट रिलीज्ड बाय अंकटाड, ऐसे करके आप लोग सर्च कर लीजिए। जो 2-4 रिपोर्ट इनिशियली दिखाई दे रही है उनको नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं हमेशा एक तरीका बताता हूँ। जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जब सर्च करोगे तो मिल जाएगी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मिल जाएगी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट मिल जाएगी, कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग खुद सर्च करिए, आपको खुद ये 5-6 रिपोर्ट मिलेगी। 5-6 रिपोर्ट को एक बारी क्रॉस चेक करके नोट डाउन कर लो, ठीक। अब कहीं भी आएगा तो कम से कम अंकटाड की रिपोर्ट्स आपके पास पड़ी हैं कि वही डेटा है, वही सोर्स यूज करना है जो खुद के पास पड़ा हुआ है। तो जैसे डिफरेंट जब पढ़ते हैं ना, चीज़ें याद नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि एक ही बुक को 100 बार पढ़ो। तो जो आपका नोट्स बन जाएगा, आप बार बार उसी को पढ़ोगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो 377वां प्रश्न है, इसके बाद बचे हुए टोटल 23 प्रश्न, ठीक है। 106वें संविधान के संशोधन के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न है कि 106वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट अमेंड्स आर्टिकल 330A, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, विच मैंडेट्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन, ये भी करेक्ट है, इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखिए, जब स्टेटमेंट इतना खूबसूरती से लिख दिया और एक छोटा सा पॉइंट इसमें लिख दिया, ठीक है, तो अभी मैंने इस लेक्चर सीरीज का सबसे पहला जो लेक्चर था उसी में मैंने आपको बताया था सूर्यास्त अधिनियम 106 के बारे में। उसमें मैंने बताया कि केवल लोकसभा में ये चीज़ की जा रही है, राज्यसभा में नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये 330A जो है, जो प्रपोज करता है वो किस में करता है, केवल लोकसभा में करता है, तो राज्यसभा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे 330A में संशोधित किया गया है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं की सीटों के लिए आरक्षण अनिवार्य करता है, तो राज्यसभा नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, दिस अमेंडमेंट हैज इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन आर्टिकल 239AA 2B which prescribes reservation of 1/3 seat for women in the Legislative Assembly of the National Capital Territory, that is NCT, of Delhi and Puducherry। तो एक बार इसको क्लियर बताना चाहता हूं कि इस संशोधन में एक नया खंड अनुच्छेद 239 2B जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, जो दिल्ली और पुदुचेरी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी की विधानसभा हो। तो कब से पुदुचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है। एक सेकेंड, मैं गंदगी हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने घेर रखा है। ये प्रश्न आप लोग जरूर से पढ़िएगा जब इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा कल, आई थिंक, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा, कल शाम में PDF आपकी आ जाएगी। जो लास्ट PDF है, मुझे लगता है कि 200 क्वेश्चन तक पहुंच गई है। टेक्निकल टीम के पास 300 प्रश्न की PDF पड़ी है, लेकिन इस बार मैं दे दूंगा तो 400 टोटल आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ना ही एक करेक्ट है और ना ही 2 करेक्ट है। उस हिसाब से D हो जाएगा, क्योंकि NCT में पुडुचेरी नहीं आता है, इस बेसिस पर वो हट जाएगा और केवल लोकसभा के लिए लागू किया गया है 330A, जो आपका 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। सेम चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी दी हुई होगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी की विधानसभा महिलाओं के लिए एक पुदुचेरी नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर आधा लिख दिया है, इसका नाम है पुदुचेरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गई हैविश्योर वैक्सीन, सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, हैविश्योर वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो ये जो हैविश्योर वैक्सीन है, ये आपकी कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन है शायद, या फिर ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें, ठीक है। तो मुझे कन्फ्यूज़न है इसमें, एक बार देख लेते हैं आंसर इसका। हैविश्योर वैक्सीन याद कर लीजिएगा, तो आंसर ए है, हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड ये वैक्सीन है, नाम है हैविश्योर, ठीक है।
ठीक, तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न भी होता है ख़त्म। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो कि NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL, ठीक है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन जिसका नाम है हैविश्योर उसको लॉन्च किया। ये कितनी खुराक वाला टीका है, तो इसकी टोटल 2 खुराक यानी कि 2 डोज लगेंगी। पहली खुराक 12 महीने से ऊपर की आयु में दी जाती है, तथा दूसरी खुराक जो है पहली खुराक से कम 6 महीने बाद दी जाएगी। यानी कि मान लो कि कोई 12 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, तो उसके बाद पहली खुराक दी जा सकती है, ठीक, और उसके 6 महीने बाद जब वो 1.5 साल से ऊपर का होगा तो दूसरी खुराक दी जाएगी, ठीक है। और ये सेम चीज़ आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। फिर कहता है कि जो नियमित टीकाकरण होता है, जो भी वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस है बचपन में, उसी के हिस्से के रूप में बच्चों और साथ ही साथ उच्च हेपेटाइटिस A प्रसार वाले क्षेत्रों के यात्रा करने या इसके संपर्क में आने वाले जोखिम वाले व्यक्तियों को भी इस टीके की सलाह दी जाती है। इसके अलावा व्यावसायिक रूप से संक्रमण के जोखिम और पुरानी यकृत की बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी हेपेटाइटिस A की जो है टीकाकरण की आवश्यकता होती है। चलिए, तो इस तरह से जो है इसको भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। फिर आता है विलिंगडन द्वीप के बारे में। कह रहा है कि विलिंगडन द्वीप के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं विद रेफरेंस टू द विलिंगडन आइलैंड और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कितने कथन दिए हुए हैं? 2 कथन दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब यहीं पर फंसा दिया, क्योंकि होता क्या है कि देखो आइलैंड की बात कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार कुल मिला करके जो है 350 आइलैंड्स छोटे बड़े इधर उधर रखा हुआ है, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा रखा है, 350 से भी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो लगता है कि 500-600 रखा होगा, ठीक है। तो अब विलिंगडन का नाम दे दिया तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, लेकिन इसीलिए इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। आखिरी प्रश्न है आज का। विलिंगडन आइलैंड जो है ये आपके कोच्चि में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो जाती है ख़त्म कि अंडमान निकोबार नहीं होगा, तो पहला क्वेश्चन धुआं, ठीक है। ठोको ताली, ठीक है, बिल्कुल सिद्धू के अंदाज में हम लोग यहाँ पर ताली देते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है कि इट इज़ द नेचुरल आइलैंड, हिंदी वाले रुको मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास भी। यह अंडमान निकोबार के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है, तो गलत है दोस्तों, अंडमान निकोबार का ये कोई स्थान नहीं है। किसका स्थान है? कोच्चि या कोचीन का स्थान है। फिर कहता है इट इज़ नेचुरल आइलैंड, ये क्या है? प्राकृतिक द्वीप है जिसका नाम लॉर्ड विलिंगडन हु वॉज द ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया के नाम पर रखा गया है। यानी कि इसका नाम लॉर्ड विलिंगटन के नाम पर रखा गया, जो भारत के ब्रिटिश वायसराय थे। पूरा पॉइंट सही है, इसका नाम जो है लॉर्ड विलिंगटन के नाम पर ही रखा गया है, वो भारत के वायसराय भी थे, लेकिन ये कोई नेचुरल आइलैंड नहीं है दोस्तों। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार है, आशा करता हूँ कि मज़ा आया होगा। ये क्या है? मैन मेड आइलैंड है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत हो जाती है। पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो नीदर 1 नॉर 2, ना ही 1 और ना ही 2। एक बार एक्सप्लेनेशन देख के आगे बढ़ते हैं कि कोचीन पोर्ट जो है जॉइंट ट्रेड यूनियन फोरम में भारत के प्रधानमंत्री गए तो कहा कि विलिंगटन द्वीप की खोई हुई कुछ महिमा है, उसको पुनर्जीवित कर देंगे, रिजुनिवेट कर देंगे, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इसके लिए जो है कोई प्रभावी कदम यानी कि इफेक्टिव कोई जो स्टेप लेने के लिए कहा गया है। कोची क्षेत्र का सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन कोची, जो कि एक मानव निर्मित द्वीप है, दैट इज मैन मेड आइलैंड एंड नेम आफ्टर द लॉर्ड विलिंगडन हु वॉज द वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश टाइम, ठीक है। और एक बहुत व्यावसायिक केंद्र भी है, कमर्शियल सेंटर भी है, ठीक है। 22वें वायसराय थे, ये भी याद रख सकते हैं, इनका ईयर भी आप लोग खोज के याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो अब 400 में हम लोग बस 20 क्वेश्चन दूर हैं, ठीक है। तो कल करेंगे 21 क्वेश्चन लगातार, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी किया जाए, लेकिन थोड़ा बहुत जो यूपीएससी हिंदी के बारे में और थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत होती है वो मैं लेता रहता हूँ, पानी वानी पीता रहता हूँ, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद। यूपीपीसीएस चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आएंगी। उसके साथ साथ जो भी आपका इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है यूपीपीसीएस को फोकस करके या यूपीआरओ को फोकस करके, या ऐसे कह लीजिए कि यूपी के किसी भी एग्जाम को फोकस करके, अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी एक स्तर तक पहुंच गई, आप रिवीजन चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो बहुत दिन में मुझे लगता है कि विद इन वीक वो चीज़ लॉन्च हो जाएगी, और देखते हैं कितने दिन का प्लान रहता है, तो वो सब कुछ एक सरप्राइज़ है। चलिए स्टे ट्यून्ड यूपीएससी हिंदी। चलिए धन्यवाद।